हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2 3D का एक्सरसाइज 11.2। तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आप लोग समझ लीजिए। यदि b1 वेक्टर इज इक्वल b2 वेक्टर तो न्यूनतम दूरी यानी स्मॉल डी इक्वल बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटा में b वेक्टर का मॉड। ध्यान से सुनिएगा, इस पर एग्जाम्पल देंगे, समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। न्यूनतम दूरी का सूत्र आप लोगों को बतला चुके हैं। न्यूनतम दूरी का सूत्र बतलाए थे। तो पिछला सूत्र में क्या था कि b1 वेक्टर इज नॉट इक्वल b2 वेक्टर। पिछला सूत्र में था कि b1 वेक्टर इज नॉट इक्वल b2 वेक्टर, यानी पिछला सूत्र का प्रयोग उस समय करेंगे जो पहले वाला पिछले वीडियो में गया है, उसमें उस समय प्रयोग करेंगे जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर बराबर नहीं होगा। और इसका प्रयोग उस समय करेंगे जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर एक दूसरे के बराबर होगा। तो देखिए, यदि b1 वेक्टर इक्वल b2 वेक्टर तो न्यूनतम दूरी बराबर b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटा b वेक्टर का मॉड। जब बराबर होगा तब इसका प्रयोग करेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और आर वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बतलाया गया है कि पिछला जो फॉर्मूला था उसमें b1 वेक्टर b2 वेक्टर इक्वल नहीं हो रहा था। इस फॉर्मूला में देखिए, ई होता है लेमडा के बगल ई होता है b1, ई होता है b2। और ध्यान से देखिए, ये b1 वेक्टर और b2 वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा। तो यहां हल में देखिए लिख रहे हैं a1 वेक्टर, पहले लिखेंगे a1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर देखिए, ई हो गया a1 तो ये हो जाएगा a2, आप लोग जानते हैं। तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये हो गया a1 वेक्टर। ये हो जाएगा a2, तो a2 वेक्टर इक्वल हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप।
अब देखिए पहला को कहेंगे A1, दूसरा को कहेंगे A2। लेमडा के बगल वाला को B1 कहते हैं, म्यू के बगल वाला को B2 कहते हैं। लेमडा के बगल वाला को B1 कहते हैं और लेमडा म्यू के बगल वाला को B2 कहते हैं। ये हो गया B1 और ये हो गया B2, ये हो गया B1, ये हो गया B2, लेकिन दोनों बराबर है। B1 का मान और B2 का मान, देखिए B1 है ये B2 है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तो उसको केवल लिख देंगे B वेक्टर। तो B वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। समझिए इसको यहाँ वाला कहते हैं A1 A2, तो हो गया A1 का इतना, A2 का इतना। और इधर वाला कहते हैं B1 और B2, इसको कहते हैं B1, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं B1 और इसको कहते हैं B2, इसको कहते हैं B1 और इसको कहते हैं B2। तो B1 और B2 एक दूसरे के बराबर है, B1 और B2 एक दूसरे के बराबर है। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो अब इसको B1 B2 नहीं कहेंगे, जब बराबर रहेगा उसको कह देंगे B वेक्टर। समझ गए? तो पहले निकालते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर घटाइए, 3i कैप में से 1i कैप 2i कैप, 3j कैप में से 2j कैप जाएगा प्लस j कैप, माइनस 5k में से 4 जाएगा माइनस k कैप। देखिए कैसे घटा रहे हैं। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, 3i में से i गया 2i कैप, 3j में से 2 गया j कैप और माइनस 5k में से माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा माइनस k कैप। घटा दिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब देखिए ये मिटा देते हैं, नीचे वाला ये मिटा दे रहे हैं बाबू, देख लीजिएगा। याद रखिए B1 और B2 बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, B1 और B2 बराबर है। तो जब B1 B2 बराबर होगा तो उसको डिनोट करेंगे B वेक्टर से, उसको डिनोट किया जाएगा B वेक्टर से, क्योंकि दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर है तो उसको कहेंगे B वेक्टर। ये मिटा दे रहा है। अब सबसे पहले निकालेंगे B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, पहले इसको निकालेंगे। तो क्रॉस निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, यहाँ i कैप j कैप k कैप और यहाँ हो जाएगा पहला B वेक्टर का मान क्या है 2 3 6, देखिए 2 3 6। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्या है तो 2 1 माइनस 1। देखिए यहाँ B वेक्टर क्रॉस इतना, तो पहले i j k B वेक्टर का तो 2 3 6, देखिए B वेक्टर 2 3 6 और फिर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर 2 1 माइनस 1। अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस। अब देखिए i कैप लेंगे, खत्म, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस j कैप लेंगे तो खत्म, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14। अब इसके बाद प्लस k कैप लेंगे तो k कैप लेंगे तो खत्म, 2 में से 6 गया माइनस 4। एक बार ध्यान दीजिए कैसे हुआ। i कैप लिए खत्म, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, j लेंगे तो माइनस j कैप खत्म, माइनस 2 माइनस 12, इधर हो जाएगा माइनस 2 और 6 दूनी 12 माइनस 14। k कैप लेंगे तो खत्म, इधर प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 और 3 दूनी माइनस 6 तो माइनस 4। तो हो जाएगा माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप और माइनस 4k कैप। गुणा कर दिए, ध्यान दीजिए क्या किया है,
प्लस माइनस माइनस 9i कैप, प्लस माइनस माइनस प्लस 14j कैप और माइनस 4k कैप। नोट कर लीजिएगा। यही एक थ्योरी था जो कि आप लोगों को बतलाना था। इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है, एक्सरसाइज बनाएंगे। आज ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज ही आप लोगों का एक्सरसाइज बनेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे न्यूनतम दूरी, तो हो जाएगा स्मॉल डी इक्वल बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और बटा में बी वेक्टर का मॉड, बटा में बी वेक्टर का मॉड। सबका मान रखवाइए। तो इसका मान निकला है ये वाला, देखिए बी वेक्टर क्रॉस इतना का मान यही है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप। अब बट्टा में बी वेक्टर का मॉड, तो देख लेते हैं कि बी वेक्टर का वैल्यू क्या है। तो बी वेक्टर का जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर का वैल्यू है उसका मॉड करना है। तो बी वेक्टर का वैल्यू इसमें है 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, 6k कैप। यही है बी वेक्टर का वैल्यू, समझिएगा। अब इसी को हल कर देंगे। मॉड है तो ऊपर वाला का पहले मॉड से निकालेंगे। देखिए मॉड है तो ऊपर वाला का मॉड करेंगे। ऊपर वाला का मॉड तो स्क्वायर रूट 9 9 81 196 प्लस 16। नीचे वाला का मॉड करेंगे स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। देखिए ऊपर का मॉड माइनस 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 2 दूनी 4, तितरी के 9 और चचा के 36। ऊपर वाला जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ दीजिए 6 6 12 1 13, 203 हो जाएगा। देखिए कैसे 6 6 12 1 13, 3 9 1 10 और 8 18, 6 6 12 1 13 के 3 और 9 1 10 और 8 18 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 293 और बटा में 7। क्यों 7? इसको जोड़ेंगे तो स्क्वायर 49 होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 293 बटा में 7 इकाई। दूरी का मात्रक होता है इकाई, यानी दूरी का मात्रक होता है इकाई। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप लोगों का 11.2 में कोई सूत्र नहीं बचा है, सब के सब समाप्त हो गया है। तो 11.2 का जितना भी सूत्र था वो सब के सब बाबू खत्म हो गया है। कुछ प्रश्न ऐसा भी है 11.2 का जो कि उदाहरण में बना दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो कि उदाहरण में बना दिए हैं। तो जो उदाहरण में बनाए हैं उसको बोर्ड पे लिख देंगे, कौन कौन उदाहरण में बनाए हैं कौन नहीं बनाए हैं। तो जब बतलाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, पिछला वीडियो वाला पढ़ाई आप लोग नोट किए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज में, तो ध्यान से देखिएगा बाबू। एक्सरसाइज नंबर 11.2, एक्सरसाइज नंबर 11.2। देखिए पहला प्रश्न दर्शाइए कि
दर्शाइए कि दिक् कोसाइन दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13। इसके बाद 4/13 12/13 3/13। इसके बाद दिक् कोसाइन सब है। इसके बाद 3/13 -4/13 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। ध्यान दीजिएगा। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 4/13 12/13 3/13 फिर 3/13 -4/13 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। आपको सिद्ध करना है कि जो तीनों रेखा का दिक् कोसाइन है वो एक दूसरे के लंबवत है। समझिए, अलग अलग दिया है। एक बार ही 3 गो दिया है, फिर यहाँ कॉमा देकर अलग कर दिया, फिर ये 3 गो दिया है, कॉमा देकर अलग कर दिया है, फिर ये 3 गो दिया है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि दिक् कोसाइन इतना और इतना वाली तीन रेखा, यहाँ 3 रेखा हो गया। एक रेखा का दिक् कोसाइन ही है, एक रेखा का दिक् कोसाइन ही है और एक रेखा का दिक् कोसाइन ही है वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है। आपको सिद्ध करना है कि जो तीनों रेखा है वो परस्पर लंबवत है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसका नियम। दिक् कोसाइन को डिनोट करते हैं LMN से, दिक् कोसाइन को डिनोट करते हैं LMN से। दिक् कोसाइन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। पहला है तो इसको लिख देंगे L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13, N1 बराबर -4/13। अभी दूसरा है इसको लिख देंगे L2 बराबर 4/13, M2 बराबर 12/13 और N2 बराबर 3/13। इसके बाद तीसरा है तो तीसरा को लिख देंगे L3 बराबर 3/13, M3 बराबर -4/13 और N3 बराबर 12/13। देखिए, पहला है तो L1 M1 N1, L1 M1 N1। दूसरा है तो L2 M2 N2 और तीसरा है तो L3 M3 N3। दिक् कोसाइन को डिनोट करते हैं LM और N से, दिक् कोसाइन को डिनोट करते हैं LM और N से। समझ गए होंगे। चलिए, क्या सिद्ध करना है जानिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि दिक् कोसाइन इतना वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि जो तीनों रेखा है एक दूसरे पर लंब है, यानी सिद्ध करना है कि जो तीनों रेखा होगा एक दूसरे पर लंब होगा। तो लंब होने का शर्त जानते हैं कि गुणा करें। देखिए, इसका मतलब ये है कि पहला दूसरा पर लंब होगा, दूसरा तीसरा पर लंब होगा और पहला तीसरा पर लंब होगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि इतना और इतना वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत मतलब
सब एक दूसरे पर लंबवत है, सब एक दूसरे पर लंबवत है। इसका नियम जानिए। प्रश्न मिटा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो पहले पहला दूसरा लेंगे, पहला दूसरा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। पहले कौन कौन लेंगे, पहला और दूसरा। तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो गुणा करेंगे। L1 L2 में गुणा 12/13 और 4/12 चौक 48/169, 48/169। फिर इसमें M1 M2 तो -36/169, -36/169। फिर N1 N2 तो -12/169, -12/169। इससे ये वाला कट के इसका वैल्यू आ जाएगा 0। फिर देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि पहला और दूसरा एक दूसरे पर लंब है। अब लेंगे दूसरा तीसरा, तो L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इंटू N3। अब दूसरा तीसरा लेंगे, चढ़ते हैं 12/169, 12/169। फिर यहाँ पे 12 चौक 48, -48/169, -48/169। यहाँ बढ़ते हैं 36 प्लस 36/169, 36 12 48 कट के इसका वैल्यू 0। अब क्या लेंगे, पहला पहला दूसरा लिए डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया, दूसरा तीसरा लिए डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया। अब कौन लेंगे, पहला और तीसरा लेंगे। अब लेंगे पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा देखिए क्या है, L1 इंटू L3 प्लस M1 इंटू M3 प्लस N1 इंटू N3। तो अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो रखिए L1 इंटू L3 तो बढ़ती है 36, 36/169, 36/169। M1 M3 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 12/169। इसके बाद N1 इंटू N3 तो -48/169। इससे 12 36 48 कट के 0। ध्यान से देखिएगा, जब पहला दूसरा को लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब पहला दूसरा को लिए डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया, दूसरा तीसरा को लिए डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया, और पहला तीसरा को लिए डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया। और आप लोगों को एक बार पढ़ाए थे कि सबका डॉट करके जोड़ने पर यदि 0 आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिक् कोसाइन। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए फिर से एक बार बाबू दिक् कोसाइन। देखिए तीनों को डॉट करके जोड़ते हैं, अगर जोड़ने पर 0 आ जाता है तो उसको कहेंगे लंब होने का शर्त। फिर एक बार, पहले पहला दूसरा का डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया, दूसरा तीसरा का डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया, पहला तीसरा का डॉट करके जोड़े तो 0 आ गया। तो डॉट करके जोड़ने पर सबका मान 0 आ रहा है। और आप लोग याद रखिए, कभी बतलाए थे लंब होने का शर्त, लंब होने का शर्त बतलाए थे, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। तो सबका डॉट करके जोड़ने पर अगर 0 आ जाएगा तो समझिए कि लंब है, और डॉट करके जोड़ने पर 0 नहीं आएगा तो समझिए कि लंब नहीं है। तो डॉट करके जोड़ने पर 0 आ गया, इसका मतलब यह लंब है। इसलिए तीनों रेखाएं परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। बन गया। इसके बाद बाबू दूसरा और तीसरा बाबू आप लोगों का बन चुका है।
आप लोगों को लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 बन गया है। प्रश्न 2 किताब निकाल लीजिएगा और पिछला वीडियो को देखिएगा तो दूसरा और तीसरा बना दिए हैं। दूसरा कब बनाए हैं? लंब होने का शर्त में दूसरा और समांतर होने का शर्त में तीसरा। बाबू आप लोगों को बतला दे कि दूसरा तीसरा छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरा तीसरा किताब निकालिएगा और देखिएगा, पिछला वीडियो वाला जो पढ़ाई है उसको मिलाइएगा। ये दोनों बन गया है, दूसरा भी बन गया है और तीसरा भी बन गया है। ये आप लोगों का दोनों CW में हो गया है, CW में हो गया है दूसरा तीसरा। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 से। अब आप लोगों को बतला दे कब हुआ है। जब एक बार लंब होने का शर्त बतलाए थे तो उस समय उदाहरण दूसरा दिए थे। फिर एक बार बतलाए थे समांतर होने का शर्त, तो उस समय उदाहरण में तीसरा दिए थे। यानी जब लंब होने का शर्त पढ़ाए थे तो दूसरा वाला उदाहरण में दे दिए थे, और जब समांतर होने का शर्त पढ़ाए थे तो तीसरा वाला उदाहरण में दे दिए थे। समझ गए? बढ़ रहे हैं आगे। तो चलते हैं 4 नंबर से। ये मिटा दे रहा है। देख लीजिएगा, दूसरा जो प्रश्न है उदाहरण में बाबू बन गया है, उदाहरण में बना है। दूसरा तीसरा दोनों बन गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समांतर है। बाबू ध्यान से देखिए, जब केवल समीकरण, देखिए पूरे 3D में 2 समीकरण होता है, पूरे 3D में 2 समीकरण होता है, एक सदिश और एक कार्तीय। तो यहाँ कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समांतर है। कह नहीं रहा है कि सदिश निकालना है कि कार्तीय, इसमें बोला नहीं है कि सदिश निकालिए कि कार्तीय निकालिए। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो कोई भी एक निकाल देंगे। जब कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोल देता कि सदिश समीकरण निकालिए तो केवल सदिश समीकरण निकालते, और कह देता कि कार्तीय समीकरण निकालिए तो केवल कार्तीय समीकरण निकालते। और जब कुछ भी नहीं कहेगा, केवल कह देगा कि समीकरण ज्ञात कीजिए, केवल कह देगा कि समीकरण ज्ञात कीजिए, तो कोई भी एक निकाल देगा, कोई एक निकाल देंगे। तो देखिए आप लोगों को पढ़ाए हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसको ए वेक्टर इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जिसके समांतर होता है उसको बी वेक्टर, जिसके समांतर होता है उसको बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप।
समीकरण निकालना है। तो समीकरण आप लोग जानते हैं, बतलाया गया है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। मान रख देंगे, आर वेक्टर तो रहेगा, आर वेक्टर रह जाएगा, केवल ए वेक्टर का मान रख दीजिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और फिर प्लस लेमडा रहेगा और बी वेक्टर का मान लिख दीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप और केवल मान रह के छोड़ दीजिए, यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कह नहीं रहा था कि कौन समीकरण निकालना है। जब नहीं कहेगा कि कौन समीकरण निकालना है, केवल कह रहा है कि बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समांतर है। केवल कह रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रश्न में बोल रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए कहेगा, बोलेगा नहीं कि सदिश की कार्तीय, तो कोई एक निकाल देंगे, या तो सदिश नहीं तो कार्तीय। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में मिटा दे रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न, पांच नंबर में दिया है, 5 नंबर में दिया है बिंदु जिसकी स्थिति सदिश सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों निकालना है, सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, इसमें दोनों निकालना है। एक बार प्रश्न मिला ले रहे हैं। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने व सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। 2 समीकरण ज्ञात करना है, एक सदिश और एक कार्तीय। ध्यान दीजिएगा। कौन बिंदु से होकर गुजर रहा है, पहले देखेंगे कौन बिंदु से होकर गुजर रहा है। इतना से गुजर रहा है, जिससे होकर गुजरता है उसको ए वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसको कौन वेक्टर कहेंगे, ए वेक्टर। किस दिशा में जा रहा है, तो आपको सदिश इतना की दिशा में जा रहा है, इसके दिशा में जा रहा है, तो इसको कहेंगे बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। पहले कौन समीकरण निकालना है, 2 सदिश और कार्तीय।
पहले निकालेंगे सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण ध्यान से सुनिएगा, सदिश समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर उसी तरह से रह जाएगा, ए वेक्टर का मान रख देंगे 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लेमडा रहेगा और बी वेक्टर का मान रख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यही एक आंसर। सदिश समीकरण निकल गया, सदिश समीकरण निकल गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, सदिश समीकरण निकल गया है। अब आप लोगों को इसमें निकालना है क्या, कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण हो गया, अब निकालना है कार्तीय समीकरण। अब इसमें निकालना हम लोगों को कार्तीय समीकरण। ये मिटा दे रहे हैं, दो समीकरण निकालना था, सदिश और कार्तीय। कार्तीय के लिए देखिए क्या होता है, सदिश समीकरण हो गया, अब लिखेंगे कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण के लिए देखिए क्या होता है। कार्तीय इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो जिस बिंदु से होकर जाता है उसको x1 y1 z1 कहते हैं, बतलाए थे। जिस बिंदु से जाएगा x1 y1 z1। यहाँ कौन बिंदु से जा रहा है, ए वेक्टर इतना से, तो हो जाएगा ए वेक्टर का जो गुणांक होगा आई कैप का गुणांक 2x1 फिर y1 -1 और फिर z1 4। यानी जो जिस बिंदु से जाएगा ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को, ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को कहेंगे x1 y1 z1। तो ए वेक्टर का अदिश गुणनफल 2, तो x1 -1 y1 और 4 z1। अब जो बी वेक्टर वाला रहेगा उसको स्मॉल ए कहते हैं। तो आई के गुणांक को 1 a और जे के गुणांक को b 2 और के गुणांक को c -1। याद रखिए, जिस बिंदु से होकर जाएगा उसको x1 y1 z1, x1 2 y1 -1 z1 4, और जिसके समांतर होगा जिस दिशा में जाएगा उसके गुणांक को ए बी सी कहते हैं। तो आई के गुणांक को ए और जे के गुणांक को बी और के गुणांक को सी। बतलाए हैं आप लोगों को थ्योरी में बतलाए हैं। अब लिखेंगे समीकरण होता है x - x1 बाई ए बराबर y - y1 बाई बी बराबर z - z1 बाई सी। यही होता है। अब सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे, सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। एक स्टेप मिटाएं, सबका वैल्यू पुट करिए। x - x1 तो x - 2 बटा में 1, x1 का मान रख दिए, a का मान 1। फिर y - y1 तो y + 1 हो जाएगा बटा में b का 2। फिर z - z1 तो z - 4 और बटा c का -1। ये हो गया कार्तीय और ये हो गया सदिश। नोट कर लीजिएगा। ये हो गया कार्तीय और ये हो गया सदिश। नोट कर लीजिए आप लोग और ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। सभी लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद सुन लीजिए। बाबू ध्यान दीजिए, आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में और आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास में जो वीडियो जाएगा, कल का जो वीडियो होगा उसमें प्रश्न नंबर 6 से बनाएंगे। यानी 2 दिन का और है, 2 दिन में आप लोगों का 11.2 समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज इतना ही। दूसरा और तीसरा क्यों छोड़े हैं, आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, उदाहरण में बनवा दिए। लंब होने के शर्त में दूसरा बनाए थे और समांतर होने के शर्त में तीसरा बनाए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में 5 नंबर प्रश्न से आप लोगों के पास जाएगा वीडियो।
तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए और कैसा लग रहा है पढ़ाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबू, बाय।